जमीन भी हमारी, किस्मत भी खराब, क्योंकि सरकार से गुहार लगाते लगाते पैरों की जो चप्पलें हैं वो घिस गई हैं, लेकिन सरकार है अपने कान और आंख बंद करके बैठी हुई है। जमीन भी हमारी, कानून भी इनका, और हमें धकेला जा रहा है सलाखों के पीछे। आखिर क्यों? गलती क्या? चलिए, ये कहना हमारा नहीं है, ये जो मानेसर के जो किसान हैं वो अधिग्रहण जो जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना उनका है। चलिए जानते हैं उनसे कि कल जो सरासर उनके साथ जो इनकी महिलाओं का भी कहना था कि बदतमीजी हुई है, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन जताते हुए इन्हें उठाकर थानों में धकेल दिया गया। आखिर और कितना रोष है और क्या कहना है, ये भी यहाँ के सचिव अध्यक्ष जो हैं उनसे जान लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रोहता, सरपंच गांव खो। सर, कल जो विरोध प्रदर्शन किया गया था 1810 एकड़ जमीन के चलते, तो वहां पर क्या हुआ ऐसा? हम अपना धरना स्थल से यहीं से 1000 आदमियों को हमने अपने जाना था प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। तो उसमें 500 लेडीज़ थी, 500 आदमी थे। तो हम अपने बिल्कुल ये कहा था पहले यहाँ, भाई हम पुलिस वालों से कह रहे हैं भाइयों हम बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएंगे, एक तरफ हमारे लेडीज़ रहेंगे, एक तरफ जेंट्स रहेंगे, आराम से हम प्रदर्शन कर मतलब ये जाएंगे वहाँ पर प्रधानमंत्री के वहाँ दिल्ली। तो अपना ज्ञापन देंगे हम, क्योंकि हमारी 1810 एकड़ ज़मीन 2011 में सेक्शन 4 हुआ था जी। तो जब का ही हमारा अवार्ड सुना दिया 55 लाख रुपया। तो हमने ये कहा भाई देखो ये बहुत नाजायज़ काम हो रहा है। 1000 परिवार, इतना गरीब परिवार है जो कि 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल, 1 किला तक के मतलब किसान है जी। तो ये मामला तो 2011 का है, तो आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कब से शुरू किया है? हम जो जब से ही कर रहे हैं 2011 से ही कर रहे हैं अपने ज़मीन बचाने के लिए, क्योंकि हम कोर्ट में भी गए थे। तो हम कोर्ट में जाकर ना हमारी 1128 एकड़ ज़मीन सहरावन कुकड़ोला पाना के वो पहले ले ली, वो सस्ते दामों में ले ली। तो इन्होंने सोचा कि ये भी 55 लाख रुपए मिल जाएगी, क्यों 3000 किला का एक पैच बनता है। तो हमारी ज़मीन का इसका सौदा जाकर ना 15 या 20 करोड़ रुपये में कर रहे हैं। तो हमने ये कहा जी सरकार को अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमारी ज़मीन को, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बिल्कुल 11 करोड़ रुपया दो हमें, नहीं हमारी ज़मीन बिल्कुल छोड़ दो। नहीं, हम अपनी ज़मीन को बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि इसमें परिवार बहुत छोटा है, सब अपने गुजारा कर रहे हैं, सब अपनी गाय भैंस पाल के ना अपना 25 गाँवों का इनमें हिस्सा है। 25 गाँव यहीं से अनाज पैदा कर अपने गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर कोई रोज़गार किसी फैक्ट्री में किसी मतलब गाँव वालों को किसी को मिला नहीं है, सब अपने जमींदारा करके ना अपना गुजारा कर रहे हैं। तो तब से लेकर विरोध प्रदर्शन चलता आ रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या कोई आश्वासन दिया जाता है या सिर्फ कुछ कहा भी जा रहा है, कोई ठोस वजह भी दी जा रही है कि आपको तब से तब तक का मुआवजा दिया जाएगा? 2011 में सेक्शन 4 हुआ था, तो जब बावड़ की 2012 में सेक्शन 4 हुआ था, तो उनकी तो प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री जी ने और राव इंद्रजीत ने 2015 में छोड़ दी, 3664 किला छोड़ दी। तो हमने भी ये कहा था भाई हमारे भी कांग्रेस के टाइम में सेक्शन 4 हुआ है, हमारे भी 1810 एकड़ ज़मीन छोड़ दो, क्योंकि इसमें 8000 एकड़ पहले कासन में इंक्वायर हो गई है, ये 1810 का एक टुकड़ा बचा है। अगर हमारे ये ज़मीन चली जाएगी तो हमारे 20,000 आदमी ऐसे बिल्कुल रोड पे बिल्कुल मरण मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल अपनी ज़मीन नहीं देंगे। सबका यही हमारी महापंचायत का निर्णय है जी। कल भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था जमीन के एवज में कि मतलब 1810 एकड़ का जमीन का जो विरोध प्रदर्शन सड़कों पे किया जा रहा था, तो कल क्या वाकया हुआ था कि जो थाने में उठाकर लोगों को सरेआम रख दिया गया, अलग अलग थानों में काफ़ी लोगों को धर दिया गया, आखिर ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर? हम यहाँ से हमने शांतिपूर्वक जा रहे थे, तो यहाँ पर पुलिस ने हमारे मतलब लेडीज़ों को डंडा मारा, हमारे डंडा मारा। तो हम 3-4 बस तो हमारे लिए यहाँ अपने पुलिस उसमें नौरंगपुर पुलिस स्टेशन बंद कर दिया, वहाँ पर पुलिस लाइन में, और हमारा 37 सेक्टर में बंद कर दिया और कई जगह बंद कर दिया। तो हमने ये कहा था भाई हमने आराम से जानता, हम किसी को कुछ कह थोड़ रहे। हमारी लेडीज़ों को भी वहाँ बहुत चोट चाट लगी, उनकी भी बलगना कानों की बाली बूढ़ी और नाक के निकल गई, बहुत नुकसान हुआ। तो हमने फिर भी बर्दाश्त किया, हम जाके वहाँ चले गए आराम से, अपनी शांतिपूर्वक हमने धरना रखा जी।
तो इनका कहना है कि जो कल वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो शांतिपूर्वक कर रहे थे, कुछ भी उग्रता वहां पर नहीं की गई। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उग्रता दिखाई और इनके बंदों को, इनके किसानों को, उसके साथ ही महिलाओं को थानों के अंदर धकेल दिया गया। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। अन्य भी हमारे साथ और साथी हैं जो यहाँ के किसान हैं, वो इसी बात को, इसी मुद्दे को उठाते हुए जो खट्टर सरकार को सीधा सीधा घेरते हुए नजर आ रहे हैं और खट्टर सरकार की कब्र खोदते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इतना रोष क्यों है उनसे भी जान लेते हैं। सर आपका नाम? सत्यदेव, सरपंच गांव कासण। अभी थोड़ी देर पहले खट्टर सरकार को घेरा जा रहा था, खट्टर सरकार की जो है खट्टर साहब की कब्र खोदी जा रही थी। सर इतना रोष क्यों, आखिर क्यों? इतना रोष इसलिए है कि सरकार हमारे साथ जाति कर रही है। 2011 में हमारी जमीन पे सेक्शन 4 लगा था। सरकार जाति कर रही है लेकिन उसका मुआवजा तो कुछ मिल गया है ना आपको? नहीं, हमने अभी किसी भी किसान ने कोई मुआवजा नहीं लिया है। सरकार 2011 का हमें मुआवजा दे रही है 55 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि मुआवजा जो कुछ मिल चुका है किसानों को, लेकिन अभी क्या है कि आज के जो रेट है उसके हिसाब से किसान अपना मुद्दा उठा रहे हैं, उसके हिसाब से पैसे मांग रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, हमने किसी किसान ने भी कोई मुआवजा नहीं उठाया अभी तक। 1810 एकड़ के किसी किसान ने मुआवजा नहीं उठाया। वो जो आप बात कर रहे हो 1128 एकड़ का मैटर है, उसमें लोगों ने मुआवजा उठा लिए थे। बेचारे शरीफ लोग थे, उन्होंने मुआवजा उठा लिया था। उसके भी लिए भी हम अपनी सरकार से हमने उसके लिए मांग रखी है। अगर हम 1128 एकड़ ज़मीन पर भी सरकार को कब्जा नहीं लेने देंगे, जब तक उनका जो उचित पैसा बनता है तब तक वो उनको नहीं देंगे। उसको भी हम 1128 एकड़ में कब्जा नहीं लेंगे। लेकिन हमारा 1810 का जो मैटर है वो 2011 पे इसमें सेक्शन 4 हुआ था। 2013 में नया कानून भी आ गया। अगर जब तक कि 70% किसानों की सहमति नहीं होगी तब तक। जब ये जमीन का मामला था तब तो हुड्डा की सरकार थी, सीएम जो हुड्डा थे उनकी सरकार थी। अब खट्टर साहब आ गए, उनका क्या कहना है इस मामले में? नहीं, उस समय पे अपनी हुड्डा साहब ने हमारी नहीं सुनी तो हमने 2014 में कांग्रेस की सरकार को बदल दिया। इस दक्षिण हरियाणा ने कांग्रेस की सरकार को बदला था। और आज जब खट्टर सरकार हमारी नहीं सुन रही, खट्टर सरकार हमारे साथ जो सीएम साहब हैं वो डीलरों वाली भाषा में बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप कि ये ज़मीन अब मैं ले चुका हूँ, ज़बरदस्ती ले ली है मैंने, और अब अगर आपको ज़मीन चाहिए तो आप मेरे से लो, 11 करोड़ रुपए एकड़ का पैसा आप मुझे दो, अपनी ज़मीन ले लो। हमारी ज़मीन हम ही को बेचते हैं। हमने आज तक किसी जमींदार ने एक भी पैसा नहीं उठाया। और अगर यही हालत रही तो जो अभी कह रहे कब्र खुदेगी। 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें हम खट्टर साहब को बताएंगे कि 2014 में जैसे हमने कांग्रेस को उखाड़ कर फेंका था इस दक्षिण हरियाणा ने, ये पूरा दक्षिण हरियाणा बीजेपी की सरकार को इस बार हरियाणा से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। इतना रोष, इतनी उग्रवादता, तो फिर दो टूक में खट्टर सरकार के लिए क्या कहेंगे? साफ साफ कह दीजिए। साफ साफ ये है, खट्टर सरकार समझ जाओ, अभी टाइम है, हम किसानों की सुन लो, हमारी 1810 एकड़ जमीन को छोड़ दो, वरना आने वाला समय आपके लिए बहुत खराब होगा। हरियाणा में आपका नामो निशान मिटा देंगे बिल्कुल। तो सुना आपने, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जो खट्टर सरकार है उसको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे अगर इनकी जमीन के इनको जितना मुआवजा चाहिए उतना नहीं मिला। अब चलिए जान लेते हैं अन्य भी किसान हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। ये जो जमीन का मामला चल रहा है, आप रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब इस पर आपका क्या कहना है? हमारा इस पे ये कहना है, जब तक हमारा ये धरना चालू रहेगा, जब तक हम 1810 एकड़ ज़मीन को रिलीज़ नहीं करा लेंगे। ये सरकार कहती है कि हमें 55 लाख में दे दो, मार्केट में 25 लाख रुपए से बेच रही है। खारा पानी है 25 करोड़ में बेच रही है, खारा पानी में 16 करोड़ की है जो 40 लाख के लिए इनके बेची। सरकार का काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती ट्रस्ट, ये नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए होती है। लेकिन ये तो यहाँ से कहते हैं कि हरियाणा का कर्जा उतारेंगे 16,000 करोड़ रुपया। हमारे बाप दादा ने अगर लिया है तो हम कर्जा देने के लिए तैयार है, कोई हमसे ही वो थोड़ी है। अगर क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ से कर्जा उतारेंगे। और अभी कुछ दिन पहले ही डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया था इस मामले में, तो उसका क्या रहा? डीसी को हमने ज्ञापन सौंपा था कि जो 1810 किसान वाले हैं, ये हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। प्रधानमंत्री को और उसको राष्ट्रपति को दिए थे हमने, मुर्मू, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। भाई अगर सरकार ना चाहती है तो हमें सबको मार दो, फिर ज़मीन तो सरकार की हो जाएगी ना। जिसका कोई मालिक नहीं होगा तो वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी, फिर सरकार कैसे यूज करे उसको? पैसा भी नहीं देना पड़ेगा उनको। तो जिस तरीके से सरकार चुप लगाए बैठी है, आश्वासन देकर आप लोगों को छोड़ देती है, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से कहना चाहेंगे, हमें अगर आपको कोई डेवलपमेंट है, हम ये नहीं कहते विकास के मुद्दे में हम पीछे हैं, क्योंकि ये विकास हो रहा है आईएमटी में, जब तो इतना हो रहा। अगर हम सरकार को किसी चाहिए तो हमें मार्केट भाव तो दे। जो हमारा 11 से भी 15 करोड़ के आसपास का जो मार्केट भाव है, उसमें जो भी आप वो करना चाहो तो कर सके, ताकि इनको कुछ तो आंसू पूछे जाए। नहीं तो ज़मीन तो ये बेहद कीमती है। देखो, गुड़गांव बढ़ने के लिए इससे आगे कोई ज़मीन नहीं है।
ये ज़मीन 40 करोड़ रुपए प्रति एकड़ भी जाएगी अगर ये खट्टर सरकार छोड़ दे तो। हम तो ये कहते हैं हमारा में ही वो कर लियो, आप 10% ले लियो भाई, 40 करोड़ में हमारी जाई तो हमारे 10 करोड़ रुपए ले लिए, हमारी ज़मीन छोड़ दे, हम बेचेंगे तेरे थ्रू बेच लेंगे, ये तो हम कर सकते हैं। किसी और की भी बात लेंगे। तो इनका कहना था कि जो खट्टर सरकार है उसको जमीन नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि अपने हाथों में ये तख्ते बैनर लेकर यहाँ पे खड़े हुए 1810 एकड़ के किसान मांगे इच्छा मृत्यु का वरदान। अलग अलग इनके बैनर हैं, अलग अलग इनकी मांगे हैं, अलग अलग इनके नारे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग बैनर पर नहीं देंगे, नहीं देंगे, 1800 एकड़ की जमीन को हम नहीं देंगे। तो अलग अलग जो इनकी मांगे हैं, अलग अलग इनके नारे हैं, उसको लेकर आज ये भरी सड़क पर यहाँ पर तैनात रहे, कल भी तैनात रहे। लेकिन पुलिस प्रशासन का क्या काम है कि उग्रवादिता का नाम देकर इन बेचारे किसानों को उठाकर, इनकी महिला को उठाकर थानों में धकेल दिया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और कहना यही होता है कि खट्टर सरकार जो है सिर्फ आश्वासन दे देती है, लॉलीपॉप दे देती है, सिर्फ झूठे वायदे करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करती है। जिसके विरोध में ये सड़कों पर उतर आए हैं, यही रीजन है जिसके विरोध में आज ये सड़कों पर आए हैं। अपनी महिलाओं को लेकर भी आए हैं, इनकी महिलाएं भी साथ में है कि अपनी जमीन को हम नहीं देंगे। चलिए जान लेते हैं, एक और अन्य हमारे साथ किसान है, उनका इस पर क्या कहना है। सर आपका नाम? मेरा नाम मोतीलाल है, मेरा गांव कासण है जी। और हम यहां पर 22 जून से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा 108वां दिन है। हमारी ज़मीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष कमेटी 1810 एकड़ की है, बनी हुई है, उसके बैनर तले हमारा संघर्ष चल रहा है। सभी 1810 एकड़ के किसान अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये खट्टर सरकार है जो हमारे पीछे नहा धो के पड़ी हुई है। आप ये बैनर देख रहे हो। किस तरीके से नहा धोकर पड़ी हुई है खट्टर सरकार आपके पीछे? हमने हरियाणा सरकार के संतरी से लेकर मंत्री तक सबको ये बता दिया कि हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। 108 दिन की पंजाब केसरी कटिंग मेरे पास रखी है, जिसमें अखबार चीख चीख के ये कह रहा है कि ये 1810 एकड़ के किसान ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन बार बार उनसे मुलाकात हो चुकी है, हमारी 6 बार हम मिल चुके हैं, फेस टू फेस बात हो चुकी है। कभी वो कहते हैं कि हमने कर्जा उतारना है, कभी वो कहते हैं इतनी सस्ती ज़मीन मिल रही है मेरे को, इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं। और ऐसा कौन कहता है कि हमें कर्जा उतारना है? ये सीएम हमारे मनोहर खट्टर जी कहते हैं, उनके पास ये कानून बात जा चुकी है, 100 बार नहीं 1000 बार जा चुकी है। हमारे अखबार बता रहे हैं, हमारी मीडिया बता रही है, हमारे यूट्यूब फेसबुक सब बता रहे हैं। उनका ये विचार सामने आया पब्लिक के सामने। कल जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, आपको बीच में ही रोक दिया गया, आप दिल्ली जा रहे थे प्रधानमंत्री के सामने अपनी अपील रखने, तो ये यही रीजन थी कि आप प्रधानमंत्री से ना मिल पाए, इसलिए थानों में धकेल दिया गया? ये जो है सरकार हर तरह से किसानों को कुचलने का काम कर रही है। जब मैं बाहर से आ रहा था तो वहाँ पर कोई प्रशासनिक आदमी खड़ा था, उसने मेरे से कहा, मोती क्यों परेशान हो रहे हो? बोलो एक आदमी के ऊपर 3 पुलिस है, तुम्हारे को हम यहाँ से हिलने नहीं देंगे। मैं बोले ये तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा आती है, लोकतंत्र की हत्या है, तो हम अपनी बात रखने हम प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते, इससे बुरी बात लोकतंत्र में क्या होगी? ऐसा किसने कहा? पुलिस प्रशासन के लोग जो वहाँ पर खड़े थे। मेरे से कहा, तो वो भी जवाबदार अधिकारी था। लेकिन हम इन बातों को कहाँ तक ले जाए? एक तो सिर्फ हमारे को सरकार हमारे को जीने नहीं दे रही है, दूसरी तरफ हमारे को मरने नहीं दे रही है। हम इच्छा मृत्यु के लिए गए, 30 अगस्त को डीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया, हम सब किसान मरने के लिए तैयार हैं, हमारे को फांसी पर लटका दो, हमारे को इजाज़त दे दो, हम इच्छा मृत्यु के लिए हम राजी हैं। उसको भी नहीं करने दे रही सरकार। एक तरफ हमारे को प्रधानमंत्री जी को बताने नहीं दे रही है कि जो हमारा देश का नायक है उसको हमारी बात तो पता लगे, कहीं ये खट्टर अपने चक्कर में उसकी बत्ती और बुझा दे। हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये खट्टर सरकार है, वो उस पर कहीं ना कहीं मोदी पे भी असर पड़ेगा हमारे ऊपर। वो हमारे देश के नायक है, हम उनसे कोई वो नहीं है। लेकिन जो खट्टर सरकार है वो शायद मोदी जी के भी जो सितारे चढ़ रहे हैं उसको नीचे गिरने के चक्कर में है। तो सुना आपने क्या कहा इन्होंने? जब ये कूच कर रहे थे दिल्ली की तरफ, तो एक अधिकारी ने इन्हें रोक कर कहा कि आपको नहीं जाने देंगे। एक एक किसान के ऊपर 3-3 अधिकारी खड़े हुए हैं, कैसे निकल पाओगे? ये तो सरासर नाजायज ज्यादती है। आखिर क्यों इन्हें प्रधानमंत्री से मिलने से रोका जा रहा है? क्यों नहीं मिल सकते? इनका हक है पूरा। चलिए जान लेते हैं अन्य किसान से कि उनका क्या कहना है और इस पर उनका कितना रोष है, खट्टर सरकार से कितना खफा है वो। सर आपका नाम? शशि यादव, जय किसान आंदोलन। खट्टर सरकार से आप कितने खफा हैं? खट्टर सरकार से तो खफा ये है कि 13 महीने किसान आंदोलन चला, वो पूरे देश ने देखा, तो भाजपा सरकार से ही खफा है पूरा देश। और बात हरियाणा की करें तो खट्टर सरकार से पूरा हरियाणा खिलाफ है। जो दक्षिण हरियाणा की इमेज जो 13 महीने किसान आंदोलन में बनी थी कि दक्षिण हरियाणा बहुत शांत प्रिय इलाका है, लेकिन अब वो इमेज टूट चुकी है। दक्षिण हरियाणा के लोग जाग चुके हैं किसान,
और वो 13 महीने की भरपाई 3 महीने में हम कर चुके हैं। ये प्रशासन ने देख लिया, सरकार ने देख लिया। इसके लिए हमने अपनी दक्षिण हरियाणा खाप समिति भी रजिस्टर्ड करवा चुकी है। हम कोई अनपढ़ किसान नहीं है जो सरकार सोचती है कि खेत में हल चलाने वाला किसान है। हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, किसानों के पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो हमारी समिति भी रजिस्टर्ड हो चुकी है और अब आर पार के मूड में है किसान। अब कोई रियायत नहीं है सरकार से। 2014 वाला जो हमने दोहराया था कि कांग्रेस को हटा के बीजेपी को लाए, अब इस बार हम 24 में बीजेपी को पूरे देश से ही मुक्त कर देंगे। ये हमारा है और हम अपनी ज़मीन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। ये तो एक छोटा सा नमूना अभी हरियाणा सरकार ने देखा है। अब आगे आगे पूरा महाभारत का युद्ध होगा और हम 1% भी बिल्कुल भी पीछे हटने के नहीं है। खट्टर सरकार से चुनौती है, या तो 1810 एकड़ हमें चाहिए या फिर आप हमारे हरियाणा से चले जाओ। तो देखा इनका रोष, देखा इनका गुस्सा, कितने खफा है। इनका साफ साफ कहना है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। समझ सकते हैं कि एक किसान के लिए उसकी ज़मीन क्या होती है। एक किसान के लिए उसकी ज़मीन एक माँ के बराबर होती है। तो अन्य किसान से जान लेते हैं कि जो उनका गुस्सा है, उनका क्या कहना है इस पर, और वो कितने खफा है सरकार से। क्या खट्टर सरकार के लिए दो टूक शब्दों में वो क्या कहना चाहते हैं, चलिए जान लेते हैं। सर, आपका नाम? हेमचंद यादव नाम है मेरा, गांव कुकड़ोला। सर, तमाम दलीलें सुनी है यहाँ पर, मैंने तमाम बातें सुनी है। सिर्फ दो शब्दों में आप कह दीजिए जो सरकार तक सीधी बात पहुंचे आपकी। मैं तो कम समय में और आपको 2 ही पॉइंट पे बात कहना चाहूँगा। जब 1966 में हरियाणा प्रदेश बना था, 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, तब हरियाणा प्रदेश पे 66,000 करोड़ का कर्जा था और 8 साल बीजेपी मनोहर लाल खट्टर जी सरकार चला रहे। आज हरियाणा प्रदेश पे 3 लाख करोड़ कर्जा है और 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने हुड्डा डिपार्टमेंट के देने हैं और 30,000 करोड़ HSIDC ने अपना कर्जा देना है। हमारी 5-6 दौर की मीटिंग हो चुकी है। खट्टर साहब को ये लग रहा है कि ये भोले भाले किसान है दक्षिण हरियाणा के और आप जाओगे। और जब किसान आंदोलन चला था तो दक्षिण हरियाणा में आके जनसभा करते थे और गुड़गांव रेस्ट हाउस में रहते थे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, हम कांग्रेस सरकार को बॉर्डर से लेकर और गोद बढ़ावा तक एक भी सीट नहीं दी थी। बीजेपी को भी अब की बार वही हम बताएंगे। मेयर का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का, 3-3 लोकसभा के कैंडिडेट हम देते हैं दक्षिण हरियाणा से। खट्टर सरकार की जो नींव है 2014 में, वो दक्षिण हरियाणा ने रखी थी। खट्टर साहब को परली साइड में जींद, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, वहाँ तो घुसने भी ना दे, इनका हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया था। उससे भी बुरा हाल हम दक्षिण हरियाणा में अब की बार करेंगे। हम जमीन 1 इंच नहीं देंगे हम। और 9 तारीख की आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, 9 तारीख की हमारी पचगांव चौक पे महापंचायत है और जितने भी किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, हरियाणा के हैं, सब उस संगठन में हम आमंत्रण देते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं खट्टर साहब को। खट्टर साहब ने कहा कि हरियाणा प्रदेश पे कर्जा है। कर्जा हमारे बाप दादा ने नहीं लिया, कर्जा हमने नहीं लिया। क्यों कर्जे की बात कहाँ से आ गई? कुछ दिन पहले रैली हुई थी, वहां पर तो ये कह रहे थे कि खट्टर सरकार ने ये कहा था कि यहाँ पर हमने इतनी परियोजनाएं निकाली है, लाखों करोड़ों की लोगों के लिए, किसानों के लिए इतना कुछ किया है। तो वो क्या है? झूठे ढकोसले हैं। 1966 में हरियाणा प्रदेश बना था और 2024 में खट्टर साहब की विदाई होगी। 2024 और 2014 के बीच में जितने मुख्यमंत्री आए हैं, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साबित होगा। सरकार को, लोगों को पता लगेगा 66,000 करोड़ से और 3 लाख। जब नया प्रदेश बनता है, नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, सारी डेवलपमेंट होती है। आप हरियाणा प्रदेश में घूम के देखो, 2014 के बाद जो घोषणाएं की थी ना, वो पत्थर लगे रह गए। पत्थर भी उखाड़ दिए लोगों ने, कुछ नहीं है। पैसा निकाल रहे और पैसा खा रहे। पत्थर अभी फरीदाबाद में 200 करोड़, कभी भिवानी में निकलता है, गुड़गांव नगर निगम में निकलता है। भ्रष्टाचार, ये कहते हैं भ्रष्टाचार वाले को रोकेंगे। एक काम अगर 2014 से पहले 10-20 हज़ार रुपए में होता था, आज बीजेपी गवर्नमेंट में 3-3, 4-4 लाख रुपए दे के काम होते हैं। लोग इतने परेशान हैं। जब 2024 में चुनाव आएगा, इनको बताएंगे और इनको सबक सिखाएंगे। और खट्टर साहब जो झोला लेकर आए थे ना, झोला लेके ही इसको वापस भेजेंगे। इसका कोई हरियाणा में रहने का स्थान नहीं है। अब इसको अफवाह मानूं या हकीकत? क्योंकि अभी कुछ देर पहले कहा था उन्होंने कि भाई उनसे कान में एक अधिकारी ने कहा कि आपको मैं यहाँ से लांघने नहीं दूंगा। एक किसान के ऊपर 3 अधिकारी खड़े हैं, तो आप उसको कैसे चुनौती दोगे? जब एक किसान पे 3 अधिकारी खड़े हैं, आपको थोड़ी दूर तक ही नहीं लांघने दिया, आपकी औरतों को उठा के थाने में ठूस दिया गया। अब आप क्या करोगे? अगर कितने ठोकेंगे? एक, अगर हमने कल कहा वहाँ जहाँ हमें अरेस्ट कर रखा था, हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, आप पर्चा दर्ज करो और हमें अंदर भेजो। जबरदस्ती हमें अपनी हिरासत में रखा और जबरदस्ती हमें बाहर छोड़ दिया। कानून का उल्लंघन कर रहे हैं ये सरकार। ऊपर से जो कहती है वो करते, पुलिस वाले तो जो करते हैं। हमें जबरदस्ती पकड़ा और जबरदस्ती छोड़ दिया। अगर इनमें हिम्मत और ताकत थी तो हमें अंदर देते ना, हम बताते। फिर
आंदोलन का पता चल जाता। अगर इनमें सरकार में ताकत है, कल हमें अरेस्ट किया, हमें पुलिस लाइन में रखा, सुबह रखा, शाम तक रखा, अनऑथराइज रखा, कुछ भी लीगल नहीं था। अगर सरकार में ताकत थी, पर्चा दर्ज करती और हमें अंदर देती, हमने कोई गलत काम किया था तो। रोड पे जाना अगर गलत है, रोड पे दुनिया जाती है, हम फिर जाएंगे, ये कोई गलत काम हमने नहीं किया। लेकिन सरकार में ताकत भी नहीं है। अगर सरकार में ताकत होती तो हमें अंदर देते और बंद करके दिखाते, कल पर्चा दर्ज कर देते, पर्चा जमानत करा लेते हम, होती ना होती हमें जेल में रहना पड़ता, हम रह लेते। लेकिन सरकार में कोई ताकत नहीं है। ये सरकार इतनी दिशाहीन है, जितनी भी सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है सबसे दिशाहीन सरकार ये। हिंदू, मुसलमान, फलाना, ढिकड़ा, जाट, नॉन जाट, ये करके इन्होंने राज हत्या लिया था। लोग समझ चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। दक्षिण हरियाणा सोया हुआ था, दक्षिण हरियाणा जाग चुका है। इनका एक भी एमएलए नहीं जीतेगा। मेयर के चुनाव में इनकी जमानत जब्त होगी और 3-3 लोकसभा के कैंडिडेट इनके हारेंगे। इनको जब अकल आएगी कि दक्षिण हरियाणा वाले जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। 2024 में इनको पता लगेगा। खट्टर साहब जो झोला लेकर आए थे वो झोला लेके वापस जाएगा। इसने इतना पैसा भ्रष्टाचार में कर लिया है जिसको लोगों को अभी समझ नहीं आती। 3 लाख करोड़ कर्जा कैसे कर दिया? 3 लाख करोड़ बताए, खट्टर सरकार बताए। और खट्टर सरकार जो बीजेपी का कार्यालय गुड़गांव में बनाया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो इसी में हुआ। जिस केस के अंदर हुड्डा सीबीआई की तारीख भुगत रहा है, वो भी एक प्लॉट अलॉट का केस था। और सेम उससे भी बड़ा कांड इन्होंने गुड़गांव के बीजेपी कार्यालय के जो ऑफिस बनाया इसमें कर दिया। ये प्लॉट यहाँ अलॉट ही नहीं होना था। जो जमीन एक्वायर की थी वो छोटे प्लॉटों के लिए की थी, वो बीजेपी के कार्यालय के लिए नहीं की थी। जो इनका प्लॉट अलॉट हुआ था वो दूसरे सेक्टर में था। इन्होंने सारे कानून और अधिकारियों ने लिख के दिया हुआ है कि आप ये प्लॉट यहाँ अलॉट करोगे तो आपकी जेल भी हो सकती है। तो ये तो कानून का उल्लंघन इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये जमीन हमारी जो एक्वायर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में हम 2011 में गए, सुप्रीम कोर्ट से केस रिमांड हुआ 2014 में हाई कोर्ट में 2/12/19 को एक सरकार का जो एजी होता है एडवोकेट जनरल, उसने एक एफिडेविट दिया कि हम एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे, हाई पावर कमेटी डिसाइड करेगी जमीन लेनी है कि नहीं। कोई हाई पावर कमेटी नहीं बनाई आज तक, ठीक है जी। और जमीन पे सेक्शन 6 लगा दिया 2020 में। सेक्शन 6 लगाया नए एक्ट और पुराने एक्ट से, और अवार्ड किया पुराने में। आज से 7 महीना पहले रेलवे ने 1810 एकड़ के अंदर ही 100-150 एकड़ जमीन ली। वो जमीन एक्वायर की नए एक्ट के हिसाब से। उन्होंने मुआवजा दिया 1,95,00,000 इनसे 7 महीना पहले। और सारी जमीन पे उस पर भी सेक्शन 4-6 कोर्ट के सारे यही स्टेटस था। और इन्होंने जमीन एक्वायर की 55 लाख। कुकड़ोला की जमीन जो 2011 में अवार्ड कर दी थी, उसका जो मुआवजा दिया उससे भी 10 लाख 15 लाख रुपए कम कर दिए। ये सरकार नहीं है, ये सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, जाट, मुसलमान, हिंदू करके। ये खट्टर साहब का कोई ना अधिकारियों पे इसका कोई चलती है, ना किसी चीज़ पे चलती है। इसने तो इतने बड़े बड़े कांड कर दिए कि हुड्डा साहब से भी 1 लाख किलोमीटर आगे है ये। जिस दिन सरकार जाएगी उस दिन इसके कांड खुलेंगे। नगर निगम मानेसर बना दिया 1,000 करोड़ रुपए। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में खट्टर साहब सरकार दोबारा आएगी? खट्टर साहब की तो जमानत जब्त होगी ना। करनाल में ये चुनाव लड़ेगा, इसकी वहाँ जमानत जब्त होगी और ये झोला उठा के वापस पाकिस्तान भाग के जाएगा। और 1,000 करोड़ रुपए हमारे नगर निगम में जमा हुए थे हमारे 29 गांव से, आज तक एक नहीं। अधिकारी क्या कर रहे हैं? 100 रुपए का टेंडर है, 1,000 का, 1,000 वाले को काम दे रहे हैं। तो ये साफ है कि आपने कोई मुआवजा नहीं उठाया सरकार कोई से? मुआवजा नहीं उठाया। 1810 एकड़ में कोई मुआवजा नहीं उठाया। नहीं हम मुआवजा उठाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आखिरी दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हम 1 इंच जमीन इस खट्टर सरकार को नहीं देंगे। हमारी 2 मांगे हैं, तो हमारी जमीन छोड़ दो या 11 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दो। 2 बात के अलावा तीसरी बात ही नहीं है। तो सुनिए आपने ये तमाम दलीलें कि उनका साफ साफ कहना है सरकार से कि या तो हमारी ज़मीन छोड़ो या फिर भाग जाओ, पाकिस्तान भाग जाओ, क्योंकि ज़मीन तो देने से रहे। ये इनका हक है, इनकी माँ है, इनकी रोजी रोटी है, ये आपको दे देंगे तो फिर कैसे चलेगा इनका काम? इसीलिए अपनी मांगों को रखते हुए ये दिल्ली कूच करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। फिर इन्हें क्यों रोका जा रहा है? उनका हक है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो चलिए अब यहाँ से जान लेते हैं कि इनकी भी जो महिला है वो भी कुछ कहना चाहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कल उनके साथ क्या कुछ हुआ, क्या उनके साथ बर्बरता हुई और उन्हें थाने में उठाकर क्यों रख दिया गया। अब एक ऐसा जो वाक्य मेरे को सामने देखने को मिल रहा है वो बहुत ही दुखद है। एक भाई जी हैं यहाँ पर, किसान भाई हैं, उनका 200 गज का ज़मीन है। अब उन्हीं से जान लेते हैं कि अगर वो ऐसे में उनकी ज़मीन चली जाती है तो वो बेचारा क्या करेगा। चलिए जानते हैं उन्हीं से। सर आपका नाम? सोमवीर है जी। कितने गज जमीन है आपकी? 200 गज है जी। तो आप क्या पैरालाइज हैं? हाँ जी। तो
क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मेरी ज़मीन छुड़वा दो। मैंने एक ज़मीन कर्जा लेके बनाई है और मेरे कमाने का कोई साधन नहीं है जी। ये छोटी चाय की दुकान है जी, मैं इसलिए मैं कहीं नहीं जाना चाहता। गांव में वो ज़मीन बेच दी और मेरी यही ज़मीन ली है मैंने यहाँ, और कर्जा लेके ली थी जी, इसलिए मेरी ज़मीन छुड़वा दो। तो ये भाई जी हैं, पैरालाइज हैं, इनकी भी सरकार से यही मांग है, यही अपील है कि ये बेचारा कहाँ जाए। कर्जा लेकर इसने चाय की दुकान बनाई है एक छोटी सी, जिसको लेकर ये भरण पोषण करता है, अपना गुजर बसर करता है। बताइए यहाँ पे उनसे भी जान लेते हैं कि कल उनके साथ क्या वाकया हुआ और वो क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि वो रो रही है यहाँ पे खड़े होके। अब सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। ताई बोलो, क्या कहना चाहती हैं? मेरे मारी उनने, मैं लाठी लेके चल रही हूँ आज, और मैं धरना में गई थी और बस बातें भी पटक दी मैं खिड़की माते। ये कोई मतलब है? किसने पटक दिया ताई? पुलिसिया ने, लेडी पुलिस ने। मैं कमरदाज में लकड़ी लेके चल रही हूँ। लेकिन काय के लिए पटक दिया? धक्का मार दिया, मेरे ऊपर गिरे दम उन्हें। जमीन के लिए गई थी मैं, धरना पे गई थी अपनी जमीन के लिए। धरने में विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जहाँ पर पुलिस वालों ने आपको जबरन उठा लिया और आपके साथ मारपीट की, यही कहना है ना? लकड़ी से चल रही हूँ, मेरे पे चलो भी नहीं जा रहा, ऐसे भी हुआ करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे ताई? अब ये कहना चाहूँ, ये मेरे बेटों से, ये आपके बेटे हैं? मेरे बेटों से नहीं बता, हम तो बूढ़ा बूढ़ी है, पंच मेरा बेटो है। मैंने 10 रुपया लेके घर बनाया, मकान बनायो, मैं कहाँ लेके जाऊँ? मेरा बेटा नहीं बताया, हाँ पा नहीं इसका, चला भी नहीं था, हम बूढ़ा हो गया। इकलौते बेटे आपके? एक से 4 बेटी से मेरा, एक बेटों से ये तो नहीं बता, मैं इसने कहाँ लेके जाऊँ? या जमीन चली गई तो मकान बेच के गांव को तो मकान प्लाट लियो, ब्याज पेंशन भी ना बढ़े, ब्याज रुपया लेके मैंने मकान बनाया, उसे ब्याज भी ना उतर लियो। से नहीं बताओ जी, तो पहले मेरा मकान चले जाओ तो मैं कहाँ मरूंगी? नहीं बताओ, मैं किस जाऊंगी मेरे बेटा ने लेके? नहीं बताओ, मैं कहाँ मरूंगी? इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव कासन की ढाणी में। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कल 1810 एकड़ की जमीन के एवज में पुरुषों के साथ, अपने अपने पुरुषों के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए वहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन इनके साथ जो वाकया हुआ वो ये हुआ कि वहाँ पर कुछ पुलिस प्रशासन भी मौजूद थे, जिन्होंने इन्हें उठाकर इनके साथ छीना झपटी भी की गई। कुछों की नाक की जो लौंग थी वो निकल गई है, कानों के कुंडल भी खींच गए। तो इनके साथ सरासर वहाँ पर ज्यादती हुई है और फिर इन्हें उठाकर थाने में भी धर दिया गया। तो अब मैं उनसे यही जानने आई हूं कि हकीकत क्या है, वहां जो वाकया हुआ क्या सच में जो सुना है वही है, पुलिस प्रशासन ने ज्यादती की है? तो चलिए उन्हीं से जान लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं, आपको भी सुना देते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। कौन कौन माता है? अच्छा माता जी, आपका नाम क्या है? वीरमती। वीरमती जी, कल आप विरोध प्रदर्शन कर रही थी अपनी जमीन बचाने के लिए, तो वहां पर आपके साथ क्या हुआ? पुलिस के जबरदस्ती चिपटाई थी मेरे, तो के ना जबरदस्ती पकड़ के बस में चढ़ा दी। तो कौन जबरदस्ती कर रहा था? पुलिस वाली। अच्छा, पुलिस वाले जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने आपके साथ ज्यादती करी है? वो जबरदस्ती पकड़ रहे थे आपको? जबरदस्ती दोनों पास पकड़ ली। काहे के लिए? हाँ, काहे के लिए, क्यों? जमीन के लिए। हम अपने जमीन के लिए गया था, जमीन छुटवावे थी मैं, हाथ जो हम नहीं डांगा अपनी जमीन, हमारे रहने की जगह है थोड़ी वे भी। धरना में गई थी तो वहाँ पर सुना है कि कुछ के महिलाओं के कान नाक के भी जो मतलब निकल गए, वो निकल गए या मतलब क्या हुआ है? पूरा वाक्य बताओ, अपनी आवाज जो सरकार तक पहुँचाओ, पूरा वाक्य। शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, जिससे मैं बात करी वही बात करेगा। पूरी आवाज आपको जो उठानी है, आपके साथ जो ज्यादती हुई है वो सरकार को बताओ, जो सरासर सरकार देखे, आपकी आवाज को सुने, आपके साथ क्या हुआ है? मेरे झपट्टा मारे आते, वो चिपट गई मेरे, तो फिर एकदम से जैसे मैं छुटावे थी, जैसे उनका हाथ का झपट्टा लग गया। जब कहना आपसे, जब मेरी ये लौंग पड़ गई, छीना झपटी में आपकी लौंग निकल गई। तो सोने की थी लौंग? सोने की थी, भी लाई थी मैं। तो चलिए, देखा आपने, देखा, सुन भी लिया, ये वाक्य बिल्कुल सही था। इनके साथ सरासर ज्यादती हुई है, पुलिस प्रशासन ने इनके साथ छीना झपटी की है और जिसके चलते इनके नाक से लौंग, कानों के कुंडल, जो तमाम चीजें जो महिलाएं वहां पे पहन के गई थी प्रदर्शन में, वो इनके गिर गई हैं। चलिए, एक और अन्य महिला है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका नाम? सुमन नाम है। सुमन, आप कल विरोध प्रदर्शन जब सड़क पर कर रहे थे, आप साथ थी? क्या हुआ वहाँ पर?
हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे पैदल, और उन्होंने क्या किया कि मतलब हमें जाने नहीं दिया, धरने से थोड़ा सा चले तभी मतलब सब पुलिस प्रशासन ने आके डंडे अड़ा लिए, सब लेडीजों के साथ मतलब बदतमीजी की है उन्होंने। किसी पुलिस वालों ने बदतमीजी करी है? किस तरीके की बदतमीजी की है वहाँ पर? कि वो मतलब ऐसे डंडे अड़ा रहे थे, किसी को धक्का मार रहे थे, किसी को मतलब बुद्धि पकड़ के भी मारा, एक महिला को उन्होंने। और मतलब बसों में ज़बरदस्ती बैठाया गया है कि तुम मतलब बस में बैठो, और अलग अलग थानों में हमें 3-4 जगह मतलब अलग अलग ले गए सबको, और वहाँ बैठा के अलग अलग बैठा लिया थानों में। तो क्या कुछ वहाँ पर किया गया महिलाओं के साथ थाने में? नहीं, थाने में तो हमें कुछ भी नहीं कहा किसी ने भी, बाकी नाम लिखवाने के लिए बोल रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे मतलब कोई कुछ, लेकिन हमने बोला था कि हमारी जब तक मांग यही है कि हमारे मकान ज़मीन नहीं बचेंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए तो कहीं जगह है ही नहीं। मकान हमारे चले गए तो हमें तो जेलों में ही रहना। बात तो जमीनों की चल रही है ना, मकान बीच में कहाँ से आ गए? मकान भी तो है जमीन के ऊपर ही, मकान कहाँ पे? जमीन पे ही मकान है हमारे। 50 मकान तो जमीन पर है, लेकिन ये बात चल रही है ना कि जमीनों के जो आपकी जमीन है, जो खेत है, उन पे मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो क्या इसमें इन्वॉल्व अब मकान भी है? मकान सबके हैं जी, पूरे गांव के सबके खेतों में सबके मकान बने हुए हैं, सारी जनता इसी पे रह रही है, सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं। अब वो कहाँ रहेंगे, उनके मकान चल जाएंगे तो। या तो ये बात आपको सरकार से कहनी है? हाँ, सरकार से इधर देख के बोलिए, 2 टूक शब्दों में, कड़े शब्दों में आप क्या कहना चाहती हैं? मोदी जी से मिलने जा रही थी ना, तो अब मोदी जी आपको सरासर देख रहे हैं, आप क्या कहेंगी? मैं मोदी जी आपसे यही कहना चाहती हूँ, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे गरीब आदमियों के जितने भी मकान हैं उनको सबको छोड़ दे, क्योंकि उनके पास कहीं भी रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, या फिर हमारे लिए जेड़ बना ले अच्छे से, उसमें रह लेंगे हम सब जाके। हमारे बच्चे भी हैं, पशु भी हैं, और वो सब मतलब बड़े बूढ़े भी हैं, कहाँ उनको लेके जाएंगे हम? कितना घर का सामान होता है, हमारे मकानों को बुलडोजर से तोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये बताओ, हमें कोई ठिकाना बता दे कि वहाँ रह लोगे। अब मान लो 140 गज जगह है मेरे पास, खुद की बता रही हूँ मैं, अब उसमें 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कुछ नहीं मिलना मुझे, जो मतलब हमने बहुत काफ़ी पहले खरीदी थी, तब भी वो मतलब हमें 40 लाख में पड़ रही है। उसमें मकान में भी हमने पैसा लगा दिया, अब मतलब दोबारा क्या आ जाएगी इतने में ज़मीन? 2-2.5 लाख में ज़मीन आ जाएगी? कौन दे देगा हमें ज़मीन? कोई देगा यहाँ पे? और उसके बाद मकान फिर कहाँ से बनाएंगे? हमारे पास तो पैसे तो है नहीं, जो थे वो हमने लगा दिए, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई भी, कर्जा लेके भी सब हमने इसमें लगा दिया है। अब बताओ कहाँ से? ऐसे ही सब जितने भी किसान हैं ना, यहाँ सबकी यही दशा है। कोई टीन के मकानों में रह रहा है, कोई अपनी दही दूध लस्सी ये सब बेच के गुजारा कर रहा है, कोई अपने मतलब गेंदा के फूल बो रहा है, कोई कुछ सब्जी बो रहा है, उनको बेच बेच के सब गुजारा करने वाले किसान हैं। कोई ऐसा किसान नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, 1-1, 2-2 किले, किसी के पास भी रहने की जगह है, किसी की करनाल है, 2 करनाल है, ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह है। अगर सरकार को ये लगता है इनके पास ज़्यादा जगह है, तो यहाँ पे आके सबके 1-1 मकान को चेक कर ले। वोट लेने के लिए भी तो आते हैं ये, तो अब भी आके एक बार चेक कर लिया जाए किसके पास कितनी जगह है। चलिए, अभी इस दौरान में एक देख रही थी, एक ताई में बड़ा रोष आ रहा था। ताई कुछ कहना चाहती है, उनसे भी जान लेते हैं उनकी आवाज़ क्या है, वो क्या कहना चाहती है। ताई, अब बोलो, आप निचंत होके बोलो, अब जो बोलना है वो बोलो, और जो सरकार से कहना वो कहो, क्योंकि सरकार, दोनों ही सरकार आपको देख रही है। अच्छा जी, ठीक है। और मोदी जी से मिलने जा रही थी, वो भी आपको देख रहे हैं, खट्टर सरकार भी आपको देख रहे हैं। आप सरासर बोलिए, उनसे क्या कहना है? मैं जी ये कहना चाहती हूँ, मेरे 2 लड़का है और मेरी लड़की भी है। अब बताओ, हमने हमारा ढूंढ फोड़ रहा, तो हम कहाँ से जाऊँ इन बालकन में? के खुआऊँ? मेरा आदमी भी मर रहा है, मैं रांड बीरबानी के खुआऊँ, कितने जक के रू? बताओ, थम ही बता दो। हैं, मेरे को है कोई वो लवालेस? मैं तो दुखिया हूँ, क्या करूँ? मैं दुख पाओ थी बोलूँ, और क्या करूँ ना बोलूँ तो? हैं, मैं तो धरना में भी जाऊँ, सब कितनी जाए उतनी जाऊँ गैल। हाँ, कई तरह मेरी बच जाए, मेरे बालक बसे रहे उरे, है ना? हाँ, सब, हाँ, सबकी बचनी चाहिए। देख, हमारी सबकी जमीन, हम यहाँ बसा रहा, है ना? मैं ये कहना चाहूँगी। तो सुना आपने, ताई ने कहा है कि जो उनके घर में उनका कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, वो अकेली हैं। ऐसे में उनकी एक ज़मीन अगर चली जाती है, ऐसे में उनकी ज़मीन अगर सरकार ले लेती है, तो वो कहाँ जाएंगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम महिला इसी के एवज में खड़ी हुई है। कल इनके साथ ज्यादती भी हुई, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस वालों ने इनको उठा लिया, थानों में डाल दिया गया, और ये ज़मीन को बचाने के लिए ये अपनी आवाज़ उठा रही हैं। इनका सरासर कहना है कि ये अपनी ज़मीन नहीं देंगी,
किसी भी कीमत पे नहीं देंगी। कल जो ज्यादती हुई इनके साथ वो भी गलत हुई, क्योंकि महिलाएं थी। पुलिस प्रशासन को ऐसे नहीं करना चाहिए था कि उठाकर जबरदस्ती थाने में डाल दिया, जिसके कारण इनके कुछ आभूषण थे, इनकी चीजें थी, वो भी गिर गई हैं। और लेकिन इनका सरासर ये कहना है कि मैं अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। खट्टर सरकार चाहे तो कुछ भी कर ले, लेकिन ये अपनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि इनके जमीन पर इनके घर बने हुए हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनका एक ही सवाल है, अगर सरकार इनकी जमीन ले लेती है तो कहाँ जाएंगे इनके बच्चे? क्या सरकार इनके लिए मकान बनाएगी? क्या सरकार उस जमीन के एवज में क्या जमीन देगी? इनका तो मांग है कि जो इनकी जमीन है उसका अच्छा खासा इनको मुआवजा मिल जाए, इनके घर जो है वो बचे रहे, वो ना निकले। आखिर इतनी ज्यादती क्यों? सिर्फ यही इनका रोष है, लेकिन अपनी जमीन के लिए आवाज उठाना इनका अधिकार है। कैमरा पर्सन परवीन के साथ मैं अंजू भाटी, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।